हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण काल की। ये जो टॉपिक है ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया है और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत ही हम पुनर्जागरण देखेंगे और वहीं देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके क्या कारण रहे और इसने क्या क्या प्रभाव डाले। और इसके अंतर्गत हम जितने भी साहित्यकार वगैरह, चित्रकार वगैरह और जितने भी वैज्ञानिक खोजें हुई, इन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर हम देख सकते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो आरंभ से 5वीं सदी तक। आरंभ से 5वीं सदी तक का जो दौर था उसे हम कहते हैं प्राचीन विश्व। वहीं 5वीं सदी से 14वीं सदी तक के दौर को हम बोलते हैं मध्यकालीन विश्व। और 16वीं सदी से जो अब तक का जो समय चला आ रहा है उसे हम बोलते हैं आधुनिक विश्व। ठीक है, तो हमने देखा प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व। यहाँ पे हम देखेंगे रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे रोमन साम्राज्य को 3री शताब्दी में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। 3री शताब्दी में कौन सी? 3री शताब्दी में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। ये 2 भाग कौन कौन से थे? तो आप ये मैप में देख सकते हो। यहाँ पे ये था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। यहाँ की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। और वहीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था 3री शताब्दी में। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। कुस्तुनतुनिया को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक तुर्की। क्या बोलते हैं हम? आधुनिक तुर्की। ये आप ये देख सकते हो, ये तुर्की का जो एरिया है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य था और इसकी राजधानी क्या थी उस समय? इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और अभी ये कौन सा है? अभी ये आधुनिक तुर्की है। और वहीं पर जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था वो था इटली का। ये जो आप इटली देख सकते हो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य था और इसकी राजधानी क्या थी? रोम थी। इसकी राजधानी क्या थी? रोम थी। फिर हम देखेंगे विभाजन के 5वीं सदी के आते आते, विभाजन के बाद 5वीं सदी के आते आते, तो 3री सदी में तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, ये वाला रोमन साम्राज्य जो है 3री सदी में 2 पार्ट में डिवाइड था। पर विभाजन के बाद 5वीं सदी के आते आते इस साम्राज्य का अवसान हो गया। इस साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होने लगा? अवसान होने लगा। फिर 5वीं सदी के आरंभ होते ही और जैसे ही 5वीं सदी आरंभ हुई, मध्यकाल का आरंभ हो गया। 5वीं सदी के आरंभ होते ही मध्य युग का आरंभ हो गया। हमने इससे पहले यहाँ पे देखा था मध्य युग। मध्य युग कब से प्रारंभ था? 5वीं सदी से। ठीक है, तो फिर 5वीं सदी के आते ही मध्य युग का प्रारंभ हो गया। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य, इटली और तुर्की में, ये कुस्तुनतुनिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मध्य युग का आरंभ हो गया। यूरोप में इसके आरंभ होने से बहुत ही सी चिंताएं उभर कर सामने आई। यूरोप में इसके ये जो एरिया है ये पूरा यूरोप का है। ठीक है, तो ये एरिया यूरोप का है। तो यहाँ पे 5वीं सदी के प्रारंभ होने से ही बहुत सारी चिंताएं उभर कर सामने आने लगी, जिसमें सामंती व्यवस्था तथा चर्च व्यवस्था कुछ मेन मुद्दे थे। सामंती व्यवस्था और चर्च व्यवस्था मेन थे। ठीक है, प्रमुख थे। तो अब देखेंगे सामंत वर्ग तथा पाद्री वर्ग दोनों ही वर्गों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। सामंत वर्ग और पाद्री वर्ग दोनों ही वर्गों में आपस में कैसी थी? घनिष्ठ मित्रता थी। अब सामंती व्यवस्था होती क्या थी? ठीक है, तो हमें सामंती व्यवस्था क्या होती थी? यहाँ पे क्या होता था इसके अंतर्गत? रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई व्यवस्था तथा एक नई समाज का उद्भव हुआ। क्या है? रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई व्यवस्था तथा एक नए समाज का उदय हुआ। कहाँ पे साइड? पश्चिमी यूरोप साइड। ठीक है, उद्भव हुआ जिसे सामंत व्यवस्था कहा गया। जिसे क्या कहा गया? सामंतवाद या फिर सामंत व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था में उन सरदारों का प्रभुत्व था। इन व्यवस्था में उन सरदारों का प्रभुत्व था जो अपनी सेनाओं के माध्यम से एक बड़े भूभाग पर अधिकार रखते थे। ये क्या करते थे? अपनी सेनाओं के माध्यम से एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार था। मतलब ये कि किसानों या फिर व्यापारी वर्ग इन लोगों से लड़ाई झगड़े करके इनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़े भूभाग पर
क्या करते थे, अधिकार रखते थे। तथा शासन व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान व प्रभुत्व देखने को मिलता था। शासन व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान और प्रभुत्व था। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई सभ्यता उभरकर सामने आई, जिसे सामंतवाद कहा गया। इस व्यवस्था में उन सरदारों का प्रभुत्व था जो अपनी सेनाओं के माध्यम से एक बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए थे या फिर एक बड़े भूभाग पर अधिकार किए हुए थे, तथा शासन व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता था। शासन व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान और प्रभाव देखने को मिला था। तो ये क्या थी? सामंत व्यवस्था। ठीक है, आपको सामंत व्यवस्था क्लियर हुआ। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन दोनों वर्गों ने खुद को उपभोग वर्ग के रूप में घोषित किया। अब देखो, सामंत वर्ग और पादरी वर्ग, ये दोनों ही वर्ग खुद को क्या उपभोग वर्ग के रूप में घोषित कर दिया। मतलब ये दोनों ही पादरी वगैरह जो है, ये चर्च वगैरह में जो पादरी वगैरह होते थे वो क्या करते थे? लोगों से चर्च के नाम पर या फिर चर्च को देने के लिए ज़मीन के नाम पर इनसे बहुत सा कर वसूला करते थे। और फिर यहाँ पे सामंती वर्ग भी क्या करता था? ये ज़बरदस्ती लोगों के क्षेत्रों में कब्जा कर लेता था। तो ये दोनों ही वर्ग खुद को क्या करने लगे थे? उपभोग वर्ग के रूप में इन्होंने खुद को घोषित किया था, जिससे हमारी राजनीतिक जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अवसान होते चला गया, जिससे उनकी राजनीतिक व्यवस्था का धीरे धीरे क्या होते गया? अवसान होते चला गया। व्यापार तथा वाणिज्य का पतन हुआ और व्यापार और वाणिज्य दोनों का ही पतन होने लगा। विकास के नाम पर यहाँ गतिरोध उत्पन्न हो गया, और जहाँ पे विकास होना था वहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया? गतिरोध उत्पन्न हो गया। एक तरफ से इस युग को अंधकार के युग के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद मनुष्य के अंदर एक नई चेतना उभर कर सामने आई। जिसे ही पुनर्जागरण कहा गया। इसके बाद मनुष्य के अंदर एक नई चेतना उभरकर सामने आई, जिसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। तो ये हमने देखा यहाँ पे कैसे रोमन साम्राज्य दो पार्टों में डिवाइड था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। वहीं पर यहाँ पे सामंत और पादरियों का किस तरीके से यहाँ पे सामंत और पादरी वर्ग जो है यहाँ पे राज करते थे, और इन दोनों ही वर्ग में घनिष्ठ मित्रता थी, और ये कैसे ही मतलब अपने समाज को किस तरीके से ये मतलब बुद्धू बनाते थे, ये अंधविश्वास के घेरे में लोगों को लेते थे। तो ये सब यहाँ पे क्या चला आ रहा था रोमन साम्राज्य में। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? गतिरोध, यहाँ का विकास जो है यहाँ पे विकास रुक गया, और इस तरीके से इस युग को अपन ने किस चीज़ की संज्ञा दी? अंधकार के युग की संज्ञा दी। और उसके बाद ही मनुष्य के अंदर एक नई चेतना उभर कर सामने आई, जिसे ही पुनर्जागरण कहा गया। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पुनर्जागरण का अर्थ। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। अतः यह वह स्थिति थी जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी थी। ये कौन सी स्थिति थी? ये एक ऐसी स्थिति थी जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि को पार करके या फिर एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर, मध्यकाल का जो अंधकार युग चला आ रहा था जहाँ पे सामंती व्यवस्था और पादरी व्यवस्था थी, उस अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। ये क्या था? एक बौद्धिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई। ये कैसा था? ये एक बौद्धिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई तथा 16वीं शताब्दी तक इसका प्रसार विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में हुआ। क्या हुआ? ये एक बौद्धिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में कहाँ से मानी जाती है? इटली से मानी जाती है। अतः पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली से ही क्यों मानी जाती है? क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है पेपरों में कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत 14वीं शताब्दी के समय इटली से ही क्यों हुई थी। ठीक है, तो हम आगे चल के इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे कि आखिर पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश से ही क्यों हुई। तो ये तो क्या था हमारा पुनर्जागरण का अर्थ। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। यह वह स्थिति होती है जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी। और ये एक बौद्धिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई तथा 16वीं शताब्दी तक इसका प्रसार विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी और ब्रिटेन आदि देशों में हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे पुनर्जागरण के कारण।
पुनर्जागरण के कारण। तो पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे? धर्म युद्ध की भूमिका, कुस्तुनतुनिया का पतन, प्रिंटिंग प्रेस का विकास और आर्थिक कारण। इनको हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इनका। तो पहले हम देखेंगे धर्म युद्ध की भूमिका। अब देखो धर्म युद्ध क्या हुआ? इस्लाम और ये ईसाइयों के बीच यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? जो रोमन साम्राज्य था कुस्तुनतुनिया में, यहाँ पे क्या हुआ था? यरूशलेम को लेकर ईसाई और सल्जुक तुर्क जो थे, जिनको हम इस्लाम बोलते हैं, के मध्य होने वाले इस युद्ध में इस्लाम की विजय हुई थी। यहाँ पे क्या होता है? यरूशलेम को लेकर इस्लाम और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किसकी विजय हुई? जिसमें इस्लामों की विजय हुई, मतलब तुर्कों की विजय हुई। और परिणाम स्वरूप ईसाइयों की जो पराजय से परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ईसाई जब वर्ग हार गया, परिणाम स्वरूप जब ईसाई वगैरह यहाँ पे चर्च के पादरी वगैरह जब यहाँ पे हार गए, तो क्या हुआ कि पराजय से चर्च व्यवस्था पर और पादरियों के प्रति एक संशय पैदा हो गया कि भाई ये किस तरीके कैसे हार गए, मतलब ये तो खुद को भगवान का भक्त कहते थे, खुद को भगवान का दूत कहते थे, तो ये मतलब इनके साथ ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे हार गए। तो अब ये लोगों को चीज़ें ये समझ में आने लगी, ठीक है, कि ये हमको अंधविश्वास, मतलब हमें अंधविश्वास में ढकेलते थे। इस तरीके से लोगों को क्या चीज़ें अब जे व्यवस्थाएं समझ में आने लगी। चर्च जिस तरीके से लोगों को गुमराह करता था, पादरी वगैरह जो है जिस तरीके से गुमराह करते थे, तो ये चीज़ें लोगों को संशय पैदा होने लगी। तो जब जे ईसाई वगैरह जब तुर्कों से हार गए, तो क्या हुआ? लोगों के मन में एक संशय पैदा हो गया कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो संशय पैदा हो गया, अतः मानवीय स्वतंत्रता का यहाँ पे मार्ग प्रशस्त हुआ। तो सबसे पहला कारण तो ये था। सबसे पहला कारण हमने क्या देखा? धर्म युद्ध की भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या था इसका? धर्म युद्ध की भूमिका। और धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? इस्लाम और ईसाइयों के बीच में हुआ था। इस्लाम कौन थे? तुर्की थे, इस्लाम तुर्क वगैरह। और ईसाई कौन थे? रोमन वगैरह। ठीक है, रोमन के जो थे वो कौन थे? ईसाई थे। तो तुर्की और ईसाइयों के बीच में क्या हुआ? यरूशलेम को लेकर इनके बीच में एक युद्ध हुआ, और जिसमें किसकी विजय हुई? जिसमें इस्लाम जो है, इस्लाम की विजय होती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ईसाइयों की पराजय से चर्च व्यवस्था पर एवं पादरियों के प्रति एक संशय पैदा हो जाता है। ईसाइयों की पराजय से चर्च व्यवस्था पर और पादरियों के प्रति एक संशय पैदा हो जाता है, अतः मानवीय स्वतंत्रता का यहाँ पे क्या हुआ? मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये तो फर्स्ट कारण था। फिर सेकंड कारण हम देखेंगे, कुस्तुनतुनिया का पतन। यहाँ पे क्या होता है? कुस्तुनतुनिया का पतन। तो हमने देखा था कि रोमन जो साम्राज्य था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो था पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। और वहीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम। तो हमने देखा पूर्वी रोमन जो साम्राज्य है वो आधुनिक कौन सा है? तुर्क है। जो आधुनिक तुर्क है वही पहले क्या हुआ करता था? 3री शताब्दी में कुस्तुनतुनिया था। तो हम देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस तरीके से हुआ था। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। अभी मैंने बताया इसको, रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड था। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया थी। और कुस्तुनतुनिया जो था वो ज्ञान विज्ञान का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। मतलब यहाँ पे बहुत सारे विद्वान वगैरह थे। ये क्या था? ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र माना जाता था कुस्तुनतुनिया को। फिर क्या होता है यहाँ पे? 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य स्थापित हो गया। मतलब 1453 में तुर्कों ने क्या किया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। आपने देखा था अभी ऊपर यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तुर्क और ईसाइयों के बीच हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे किन की विजय हुई थी? इस्लाम की विजय हुई थी, मतलब तुर्कों की विजय हुई थी। तो यहीं पर क्या होता है? 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के क्रम में ज्ञान विज्ञान का यह केंद्र जो है इटली के विभिन्न शहरों से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, इटली के विभिन्न शहरों में ये जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थानांतरित हो जाता है। तो हुआ क्या था? 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, तो वहाँ पे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी लोग, बहुत ही विद्वान वर्ग के जो लोग थे, वो क्या करते? वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और पलायन करके वो कहाँ शरण लेते हैं? वो इटली में जाकर शरण लेते हैं। कहाँ शरण ली थी उन्होंने? इटली में जाकर। ठीक है, तो क्या होता है? 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के क्रम में ज्ञान विज्ञान का यह केंद्र इटली के विभिन्न शहरों में स्थानांतरित हुआ, जिससे वहाँ, अब देखो,
जब ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र कहाँ चला गया, अब इटली चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो कहाँ पर पलायन कर गए, सब इटली पलायन कर गए। तो जिससे वहाँ का बौद्धिक चेतना के नए प्रतिमान स्थापित हुए। वहाँ पे क्या हुए, बौद्धिक चेतना के नए प्रतिमान स्थापित हुए। और जब नए प्रतिमान स्थापित हुए तो वहाँ पे बौद्धिक चिंतन बढ़ा। ठीक है, मतलब स्वतंत्र चिंतन बढ़ा, लोगों को सोचने समझने की और तर्क शक्ति करने की जो है क्षमताएं वगैरह जागृत हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये सब इटली में हो रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण था। और हमने यहाँ पे देखा जो तुर्क जो था, ये यहाँ पे तुर्क वगैरह था, कुस्तुनतुनिया जो था यहाँ पे किसका अधिकार हो गया था, इस्लाम का अधिकार हो गया था, मतलब तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो क्या किया था, नियंत्रण हुआ। अतः यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्ग था। और ये जो तुर्की जो था ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर स्थित था। कहाँ था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर स्थित था ये तुर्की। तो ये क्या हुआ करता था, ये व्यापार का मार्ग था। ये क्या था, एक ये पूर्वी जो है ये बहुत ही अच्छा केंद्र था। ये जो तुर्की जो था ये बहुत ही अच्छा केंद्र था व्यापार का। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय स्थिति पर स्थित था। तो ये क्या होता है, एक व्यापार का एक अच्छा केंद्र माना जाता था। किंतु अब यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। किंतु अब क्या है, तुर्कों ने क्या किया, ये मार्ग बंद कर दिया गया। तुर्कों ने इस मार्ग को क्या कर दिया गया, यहाँ पे जो बाजार की जो आवाजाही थी ये सब बंद कर दी। और उन्होंने इसको क्या कर दिया, टोटल बंद कर दिया तुर्कों ने, मतलब अवरुद्ध हो गया। अब जो मार्ग जो था वो अवरुद्ध हो गया। अतः नए समुद्री मार्गों की खोज के क्रम में नई भौगोलिक खोजें हुई। तो फिर क्या होता है, अब जब देखो फिर इटली में क्या होता है जी, ये नए नए समुद्री मार्गों की खोजों के क्रम में यहाँ पे भौगोलिक खोजें होती हैं। अतः भूगोल इससे क्या होता है, मानव क्षमता का विकास होता है। जिससे क्या होता है, मानव क्षमता का विकास होता है। तो फिर अब जब ये जो मार्ग बंद हो जाएगा, जब ये बाजार का जो व्यापार का जो प्रमुख मार्ग था वो यहाँ से व्यापार होना बंद हो गया, जब तुर्की से व्यापार होना बंद हो गया तो क्या होता है कि यहाँ के जो इटली के जो लोग वगैरह रहते हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी समुद्री मार्गों की खोज करें, ताकि व्यापार का जो केंद्र है पूर्वी लोगों से व्यापार इजीली हो सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या होता है, इस तरीके से मानव की जो क्षमता है उसका विकास होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास। ये क्या पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण के कारण, कि पुनर्जागरण कैसे शुरुआत हुई पुनर्जागरण की। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस का विकास। तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास, अब देखो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है कि कागज़ का विकास भी हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कागज़ का विकास, जैसे जैसे कागज़ का उत्पादन हुआ और प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कागज़ छपने लगे, चीज़ें प्रिंट होने लगी। ठीक है, अब प्रिंट भी होने लगी कौन सी चीज़ें, तो प्रिंटिंग प्रेस के विकास से ज्ञान जो है वो सर्वसुलभ हो गया। अब देखो जब भी बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। ठीक है, वो अधिकतर लोगों तक पहुँचेंगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के विकास से जो ज्ञान था वो सर्वसुलभ, मतलब वो अब आम जनता तक पहुँचने लगा। और ये आम जनता तक क्यों पहुँचने लगा, क्योंकि वहाँ के जो वहाँ के जो साहित्यकार थे और जो कवि वगैरह थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, हम कह सकते हैं देसी भाषा में, तो उन्होंने देसी भाषा में या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया था। रचनाएं, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने अनुवाद, जो मतलब लैटिन भाषा में पहले क्या होता था, बाइबिल वगैरह जो रहती थी वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब साहित्यकार और रचनाकार ज़्यादातर किस भाषा का यूज़ करते थे, लैटिन भाषा का यूज़ करते थे। पर फिर जब धीरे धीरे ज्ञान का जब ये केंद्र बना तो धीरे धीरे लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इनका बाइबिल वगैरह का अनुवाद जो है अन्य भाषाओं में कर दे, ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, बाइबल का अनुवाद क्यों सा आम में बोलचाल की भाषा, या फिर हम बोल सकते हैं स्थानीय भाषा या फिर देसी भाषा, तो उन्होंने देसी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। जिससे क्या हुआ, लोगों को अब गुमराह नहीं बनाया जा सकता था। अब जब लोगों को समझ आने लगेगी, देखो लैंग्वेज क्या होती है, लोगों को समझने के लिए बनाई जाती है। तब फिर जब लोगों को अपनी जब बातें समझ में आने लगेगी तो उनको अब गुमराह नहीं किया जा सकता था। पहले पादरी वर्ग क्या क्या किया करते थे, वो लोगों को अंधविश्वास में ढकेलते थे। वो मतलब उनको अगर कोई सी बात मनवानी होती थी तो वो बोलते थे कि ये सब बाइबल में लिखा है, ये सब काय में लिखा है, बाइबल में लिखा है। अब जब लोगों को नहीं पता था कि भाई बाइबल में एक्चुअल रियल में लिखा क्या है, तब वो क्या पादरियों की बातों पर विश्वास कर लिया
करते थे। पर जब उनका बाइबल में अनुवाद जब ईजिली हो गया, जब कागज़ अधिक मात्रा में छपने लगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो इनके आविष्कार के चलते लोगों तक ज्ञान विज्ञान की जो बुक्स वगैरह हैं बहुत ही ईजिली में मतलब ईजिली मिल गई। और उनको क्या हुआ, जब उनको रचनाएं जब इनकी ईजी भाषा में हुई तो उनको ये पढ़ने में भी सहूलियत हुई। तो इससे अब क्या हुआ, इस कारण क्या हुआ, अब लोगों को यहाँ पे गुमराह नहीं किया जा सकता था, मतलब पादरी वर्ग अब इनको गुमराह नहीं कर सकते थे। अतः मानव के तर्क विशेष को बढ़ावा मिला। अतः मानव के तर्क विशेष को यहाँ पे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण की शुरुआत में व्यापार एवं वाणिज्य कारकों का विशेष महत्व रहा। पुनर्जागरण की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे व्यापार और जो वाणिज्य जो कारक थे उनका क्या एक विशेष महत्व रहा। क्यों महत्व रहा, क्योंकि भूमध्य सागरीय स्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देशों में, अब देखो इटली भी कहाँ पे था, इटली जो आपने देखा होगा मैप में, मैंने इससे पहले बताया था, इस तरीके से इटली का कुछ मैप है, ये भी क्या है, भूमध्य सागरीय स्थिति पर स्थित है। ठीक है, ये तो यहाँ पे होता क्या है, भूमध्य सागरीय स्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देशों में व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। इटली जैसे देशों में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अब देखो इटली में तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र बन ही चुका था, वहाँ पे जितने भी जो पूर्व के जो लोग थे वो जहाँ इटली में जाकर बस गए थे। और तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनने के कारण वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य में भी विकास देखने को मिला। तो परिणाम स्वरूप होता क्या है, मुद्रा अर्थव्यवस्था व्यापारी वर्ग के साथ साथ इटली में, मुद्रा अर्थव्यवस्था और व्यापारी वर्ग के साथ साथ इटली में कौन कौन से, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स जैसे शहर भी अस्तित्व में आने लगे। तो इटली में जो 4 जो मेन शहर थे वो कौन से थे, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस और नेपल्स। ये क्या इटली के 4 बड़े शहर थे, 4 व्यापारिक केंद्र या 4 बड़े शहर कह सकते हो आप इनको। तो ये भी क्या उभर कर सामने आने लगे। तो शहरों की स्थिति ने सामंतवादी व्यवस्था पर चोट की। अब जब देखो शहरों का जब विकास होगा, शहरों के विकास जब शहरों में जब विकास होगा तो वहाँ की सोच भी बढ़ेगी और वहाँ का जो स्वतंत्र चिंतन है वो भी बढ़ेगा। तो क्या होता है, शहरों की स्थिति में सामंतवादी व्यवस्था पर चोट की, क्योंकि ये शहरी जो केंद्र है ये सामंती तथा सामंतवादी तर्कों के हस्तक्षेप से वंचित होकर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। ये क्या चाहते थे, ये मतलब किसी को अपने मामले में हस्तक्षेप करने की ना तो अनुमति देना चाहते थे और ना ही किसी के मामले में ये हस्तक्षेप करते थे। तो ये एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से इनका स्वतंत्र चिंतन था। ये खुद को एक स्वतंत्र चिंतन के रूप में इन्होंने खुद को उजागर किया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, इन्होंने खुद की सोच को विकसित किया। फिर मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यापारी वर्ग कला और संस्कृति के भी उत्साही बने। अब यहाँ पर जब व्यापार वाणिज्य हर तरीके से जब ये समृद्ध हो जाएगा और एक मजबूत आर्थिक स्थिति जब यहाँ पे पैदा हो जाएगी तो इस आधार पर यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है वो कला और संस्कृति के भी उत्साही बन गए। तो यहाँ पे बहुत सारे तो यहाँ पे बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार और वैज्ञानिक, आविष्कारक, यहाँ पे बहुत सारे लोग उभर कर सामने आए। तो आगे हम इनको भी देखेंगे। तो ये थे हमारे क्या, पुनर्जागरण काल के प्रमुख कारण, कि पुनर्जागरण काल के कारण क्या रहे। ठीक है।